टेस्ट कराया था और ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड आया है, इसलिए पेशेंट आपके पास आ जाता है। तो जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उनका भी यही सोचना रहता है कि ये वात रक्त है, और इस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए थे कि भाई ये वात रक्त है तो गुड़ची दे देंगे, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, या अमृता गुगलू दे देंगे या कशोर गुगलू दे देंगे, इस तरह कुछ कुछ चीज़ें, तो उस तरीके से प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब सिंपल सी बात है कि पेशेंट का जो डाइजेशन सही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने पेशेंट की डाइजेशन को ठीक करना है। तो जब उसकी पाचन विकृति को ठीक करेंगे और उसके लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आज आपको बताऊं कि एक यूएसजी का केस है, मैं आप लोग को फॉरवर्ड करूंगी। यूएसजी मेरे पास आई है, बहुत बुरी हालचाल है, 22 ईयर एज की पेशेंट है और सर्जरी उसको मॉडर्न वालों ने बोल दिया है। और जब मैंने केस टेकिंग करी प्रॉपर तो पता चला पेशेंट रात में 11 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और फिर खाने पीने में सारी भारी चीज़ें खाना, पच रहा नहीं पच रहा। अभी तो उस पेशेंट को भूख नहीं लग रही तो सो अभी कम खा रही है, वरना पहले दिन भर मुँह चलाने की आदत थी, हफ्ते में 5 दिन जंक फूड खाने की आदत थी। और उससे सबसे बड़ी बात है कि हेमरेजिक सिस्ट जो भी है, पेशेंट को पीरियड के ब्लड में भी मतलब स्मेल है, और उसके अलावा साथ में उसको श्वेत प्रदर वगैरह टाइप की भी तकलीफ़ है। उसके बाद पीरियड के बाद आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, थिन डिस्चार्ज, आपको पता है थिन डिस्चार्ज मतलब इन्फेक्शन पुराना होता है, और उसमें भी काफ़ी स्मेल है। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि बैड स्मेल मेंस्ट्रुएशन में जब आता है, कुछ पेशेंट्स के साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे पित्त की तुष्टि होती है एक्चुअली। तो सिंपल ट्रीटमेंट तो मैंने अपने फेसबुक के उस पर यूट्यूब पर डाला हुआ है कि चंदन पानक वगैरह देते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन सही से करेंगे तो सबसे पहले आपको पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल दोनों सुधारना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्यों बता रही हूँ कि ये जो वात रक्त है, इसको भी जो हमारे चर्क जी है और लोगों ने भी बोला है कि ये भी सुकुमार लोग को होता है, दिवासयन करते हैं, रात्रि जागरण होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जिन लोग को आदत रहती है उनको ही वात रक्त की या यूरिक एसिड की तकलीफ होती है। आप पेशेंट का कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट का आपने टेस्ट करा, यूरिक एसिड की हायर लिमिट जो दिखाते हैं वो लोग 5.1 के आसपास का मोस्टली दिखाते हैं, 3.5 में भी कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पेशेंट के लाइफस्टाइल को सुधारना है। वात रक्त के टाइप वगैरह आप लोगों ने सारे पढ़े ही होंगे पहले कि 2 तरह के होता है, कुत्तान मतलब बाहर जो ऊपर से सुपरफिशियली नजर आता है, और एक गंभीर होता है, गंभीर वाला जो नॉर्मली फोटो देखते हो गूगल पर, जिसमें हाथ हो तो जो हड्डियाँ जो हैं जॉइंट्स वगैरह मुड़े मुड़े से आते हैं। और मैंने तो अतर्रा में ही एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट को देखा था, हालांकि तब मुझे डायग्नोस करने नहीं आता है, बट उनके हाथ पैर एकदम बिल्कुल हालत होती है ना, क्लेंच फिस्ट टाइप की कंडीशन हो गई थी। तो उनका बहुत ही बुरा था, वो तो टोटली समझ लो बेड रिडन थी पेशेंट। और तब मैं खुद फर्स्ट क्रॉप में थी, तो हमें हिस्ट्री वगैरह निकालने नहीं आती थी, बस हम इतना जानते थे इनको तकलीफ़ वगैरह है। क्योंकि इत्तफाकन हम जहाँ रहते थे अतर्रा में, हमारे घर के पीछे ही था उनका घर, तो दिखते थे हमेशा। हमें लगता था कि भाई दिन भर बेड पर क्यों पड़े रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे आज भी कैसे याद है कि बहुत ख़तरनाक सा केस था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज वात रक्त की। तो वात रक्त के लिए टर्मिनोलॉजी वात शोणित भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि शोणित वर्ड आपको पता है रक्त के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी सारी संहिताएं जो हैं उसमें हमेशा एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में है, फ्री चैप्टर पूरा दे रखा, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर एक दे रखा है इस तरीके से। फिर आमवात, उरुस्तंभ, संधिवात, क्रोस्टोसुर से ये सब सारे हैं, इन सब में संधिशूल होता है। आपके वात रक्त के पेशेंट के केस में भी जॉइंट्स में पेन होता है, कई बार लोअर जॉइंट से शुरू होता है, कई बार अपर मतलब हाथ पैर से भी शुरू हो सकता है, हाथ से भी शुरू हो सकता है। तो संधिशूल होता है, इस सब में होता है, चाहे आम वात में। बट फ़र्क क्या है, आम वात में आपके शिफ्टिंग पेन होता है, मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा कभी इस जॉइंट पे पेन हो रहा है, कभी इस जॉइंट में, एक ही में ये नहीं रहेगा कि फिक्स है कि जी मेरे हाथ का ही जोड़ दर्द कर रहा है, एल्बो जॉइंट में पेन है या नी जॉइंट में पेन है। पेशेंट शिफ्टिंग पेन का कंप्लेन करेगा, कभी हाथ में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द होगा, कभी शोल्डर जॉइंट में पेन होगा, कभी कहीं। उरुस्तंभ का सिंपल सी पता है कि आपको थाइज में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, संधिवात में संधियों में दर्द होता है, तो संधियों का जो दर्द होता है, संधिवात अधिकतर वातज प्योर वातज टाइप की तकलीफ होती है। तो यहाँ पर अलग चीज़ रहेगा, यहाँ पर जब पेशेंट चलेगा फिरेगा ना तो उसके बाद दर्दें बढ़ जाएंगी। और आम वात के केस में क्या होगा कि पेशेंट जब सुबह उठता है तब उसको ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि सोया था तो उसमें ज़्यादा कफ बनेगा, या कुछ भी उल्टा पुल्टा उस तरीके से भारी सी चीज़ें खा रहा है, जैसे मान लो दही खाया, कढ़ी खाया या उड़द खाया, इस तरह की सारी चीज़ें जो आम काफ़ी बनाएंगी पेशेंट का। दूसरी बात, आम वात के पेशेंट में कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह
वगैरह की भी हिस्ट्री मिलेगी। हालांकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री तो सब में मिलती है, बट आप ये समझिए क्रोस्टोसिर्स का मतलब होता है जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, खास करके नी जॉइंट वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें वो गीदड़ के जैसा बोलते हैं चाल हो जाती है, इसलिए क्रोस्टोसिर्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो सब में संधि सूल होगा, बट उस संधि सूल का टाइप अलग सा होगा कि एक में सिर्फ पेन हो रहा है, एक में पेन होता है कि आपने काम धाम किया उसके बाद वो पेन कम हो गया, एक में हुआ कि सुबह सोकर उठे तभी दर्दें हैं, काम धाम करने से कम हो जाना है, एक में काम से बढ़ जाना है। तो आपके पास एक तो क्लियर कट पेशेंट से पूछ लो कि दर्दें सुबह सुबह सोकर उठते ही होती हैं कि जब आप सुबह का पूरा काम धाम निपटा लेते हो दोपहर शाम तक दर्दें शुरू होती हैं। तो एक तो आप ये पूछ सकते हो, ठीक है, क्या उसमें स्टिफनेस रहता है कि नहीं, उसमें कलर वगैरह वहाँ का स्किन का कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पूछना बहुत ज़रूरी, ठीक है। फिर वात रक्त के लिए वात रक्त, वात शोणित, आढ़ वात भी बोलते हैं। आढ़ वात मतलब अधिकतर ये पेशेंट जो भी होते हैं आपको रिच मिलेंगे या सुकुमार लोग मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल करने वाला पेशेंट नहीं होता। कि आढ़ मीन्स आपको पता है आयुर्वेद में धनवान वर्ड यूज़ करते हैं ना, आढ़ का मतलब कहते हैं विषक वैसे आढ़ रोगी, तो हमेशा जो रोगी होना चाहिए आढ़ होना चाहिए। खुड्ड वात भी बोलते हैं क्योंकि छोटी छोटी जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वात बलास वर्ड भी यूज़ करते हैं क्योंकि वात और कफ हो गया, बलास मीन्स आपका कफ हो गया, वात असर के रक्त के लिए वर्ड यूज़ किया। तो ये सारे वर्ड यूज़ हुए हैं। और आचार्य सुश्रुत ने इसे एक प्रकार की वात व्याधि मानते हुए वात व्याधि के साथ ही एक अध्याय था उसी में साथ में वर्णन कर दिया है, जबकि हमारे चरक जी का तो अलग से चैप्टर ही है। जबकि आचार्य चरक ने इसकी विशेषता स्वीकार करते हुए वातरक्त चिकित्सा नामक स्वतंत्र अध्याय लिखा है। उत्तान एवं गंभीर भेद से दो प्रकार का वातरक्त मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। तो ये वस्तुतः ये दोनों एक ही व्याधि की दो अवस्थाएं रियलिटी है। शुरुआत में उत्तान रहेगा, मीन्स सुपरफिशियली शो हो रहा होगा, बाद में जब जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उनकी क्या बोल सकते हो कि डिफॉर्मिटी जब आ जाती है, और डिफॉर्मिटी जब आ जाती है तो वाकई पेशेंट को ठीक करना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जॉइंट्स या बोन्स वगैरह में जो डिफॉर्मिटी आएगी उसको आप हफ्ते 10 दिन में नहीं ठीक कर पाओगे, इसलिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उत्तान वातरक्त में जो बाहर सुपरफिशियल वाले में क्या होगा, निस्तोध होगा, सुप्ति होगी, वैवर्ण होगा, मंडलोत्पत्ति। तो इसमें से कोई भी एक या दो लक्षण भी मिल सकता है आपको, कलरेशन, इसलिए हमेशा वातरक्त के केस में देखना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने वर्ड लिखा कुष्ठ वध उत्तानम भूत्वा, मतलब कुछ लक्षणों में कुष्ठ से मिलता जुलता होगा। कैसे, जैसा कुष्ठ में था कि भाई वहाँ सेंसेशन वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा या स्किन के कलरेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो कुछ कुछ केसेस में वातरक्त वगैरह में आप देखोगे हल्का सा रेडिश कलर वगैरह भी आ जाता है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत जी ने उत्तान वातरक्त की कुष्ठ रोग से समानता प्रतिपादित की है। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, और मॉडर्न में उसको लेप्रोसी और ये मधुमेह डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह में भी कंसिडर कर सकते हैं। अथवा एक्चुअली हम लोग जब आयुर्वेद को समग्र देखते हैं तो हम हमेशा पाचन विकृति की तरफ ध्यान देते हैं। हालांकि डायबिटिक न्यूरोपैथी रहेगा तो आपको पता है कि परहेज में और क्या क्या आपको कराने की ज़रूरत है। फिर इसी तरीके से आगे है वातरक्त और प्रमेह में महत्वपूर्ण निदान सामान्य है। जो निदान का जो रहेगा वही हो गया कि पेशेंट सुकुमार टाइप का है, जैसे उसमें है ना ग्राम्य औदुक दधी अनुपमान से ये सब तरह का जो सेवन करते हैं वो हमारे प्रमेह का होता है। तो वातरक्त में भी उसी तरीके से चीज़ें मिलेंगी कि आप कुछ खाना पीना ऐसा खाओगे जिससे वात भी कुपित हो जाएगा, रक्त भी कुपित हो जाएगा, पेशेंट सुकुमार होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत पड़ेगी। और सुकुमार का मतलब ही हो गया कि भाई काम धाम नहीं करेगा। प्रमेह जी का भी वही है कि भाई बोलते हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला, हालांकि आजकल तो हर बीमारी हो रही है, क्योंकि अब जैसे जो मेरी पेशेंट है उसके केस में है कि उसके फादर भी डायबिटिक हैं, तो मैंने उसको तुरंत बोला, हमने कहा बेटा आपको तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कोलेजन टाइप के जो विकार होते हैं, मतलब ल्यूपस इरिथ्रोमेटस वगैरह जो डिसीजेज आती हैं, आप इनको गूगल पर सर्च कर सकते हो, मतलब पिक से आपको बहुत क्लियर कट और अच्छे से पता चलेगा। स्क्लेरोडर्मा हो रहा है, डर्मेटोमायोसाइटिस हो रहा है, कोलेजन डिसीजेज, मतलब इस तरह के जो भी डिसीज होते हैं मॉडर्न वाले तो उसको बोल देते हैं भाई ऑटो इम्यून है, और पर्टिकुलरली एक मेडिसिन दे देते हैं और ये लेते रहे सिस्टम ठीक हो जाएगा। बट वो नहीं है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में ठीक हो सकता है मरीज को, बट इट विल टेक टाइम, इतना आप समझ लीजिए। तो ये सारी आपके पास ल्यूपस इरिथ्रोमेटस आया, स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट आया, डर्मेटोमायोसाइटिस का आया, कोलेजन डिसीज मतलब कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना सारे, उनके कुछ भी आ रहा तो आप उन सारे केसेस में वातरक्त के समान चिकित्सा कर सकते हैं। या जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मॉडर्न की जो बड़ी बड़ी डायग्नोसिस पढ़ते हो ना, मतलब बहुत बड़ा सा डिसीज़ का नाम, तो आधा तो मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वहीं से चला जाता है। तो प्लीज़ आप उनके हिसाब से नहीं अपनी डायग्नोसिस बनाइए। आज भी मेरे पास जो पेशेंट का मैंने केस टेकिंग किया तो उनका यही था कि मॉडर्न वालों ने
ने भाई हमको सर्जरी रिकमेंड कर दी है। पेशेंट की चूँकि एज कम है तो सर्जरी नहीं करना चाहते हैं लोग, क्योंकि सिस्टम ओवरी वगैरह को इस एज में ऑपरेट किया जाएगा, अनमेरिड फीमेल है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन हेतु बहुत सारे हैं और पेशेंट अगर धैर्य रखेगा तो टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि 62.5 mm की अगर बात करोगे तो 6.5 सेंटीमीटर ओवरी के हिसाब से साइज़ बहुत बड़ी है और उनकी काफ़ी इसी तरह की साइज़ है, ठीक। तो इसके अलावा क्या है, गंभीर वात रक्त में संदिग्ध विकृति प्रधान होती है, मैंने आपको बता ही दिया। मॉडर्न में गाउट से कंपैरिजन करते हैं और हम इसको मानते हैं कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, इट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस है। तो मेटाबॉलिज्म करेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो यूरिट के क्रिस्टल्स वगैरह बनते हैं, वो जाकर जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाएंगे और कहीं पर भी कोई चीज़ आकर के इकट्ठा हो गई तो पक्का सी बात है शोथ को उत्पन्न करेंगे, तो हल्की सी स्वेलिंग वगैरह रहेगी और स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा, तो आदि में विकार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ रक्त की दृष्टि प्रमुख है। और वैसे भी अगर आपको कुष्ठ याद हो तो कुष्ठ में होता था त्वचा रक्त मांस लसिका, ठीक है। तो बहुत सारे दूध से भी समानता मिलती है, तो कुष्ठ की तरह लुक आता है, इस वजह से भी आप कहते हो। फिर इसके निदान के संबंधित में करोगे आहार में, तो आहार में कुछ लोग अम्ल लवण कटु इस तरह की बहुत चीज़ें खाते हैं, बहुत सॉल्टी चीज़ें खाएंगे, बहुत स्पाइसी चीज़ें, कच्चा कच्चा खट्टा खट्टा, ये सब सारी चीज़ें जिन लोगों को खाने की आदत होती है। क्षार स्निग्ध उष्ण पदार्थों का अधिक सेवन करेंगे। क्लिन्न तथा शुष्क जल जंतु तथा अनुदेशित मांस, जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है तो आप उनसे पूछिए कि किस तरह का मांस खाना पसंद करते हैं। तिल पिड़ियाक है, मूली का शाक है, कुलथ है, मांस है। अब मैंने बहुत सारे लोग को देखा उनका बस चले ना तो दही बड़े वगैरह वो लगभग रोज़ ही बना कर खाएं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, निष्पाव है, शाक है। तो बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि मटर उनको इतना पसंद है, तो मैंने फ्रैंकली देखा, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। उनका वो डेली लगभग मटर का एक ऑप्शन बना करके या आइटम बनाकर ठंडियों में खाते हैं। इच्छु, दधी, यारनाल, सौवीर, सुक्त, तक्र, सुराय मांसों का अधिक सेवन। अदरवाइज हमारे चरक जी ने चिकित्सा में स्थान में क्या कहा है, प्रायशः सुख मारणानाम मिष्ठान्न सुख भोजनम, मतलब मिष्ठान्न खाएगा, सुख भोजी होता है, आराम से बैठा रहेगा। और अचक्रमणशीला नाम, और घूमेगा फिरेगा नहीं, मतलब बैठ गए, कहते हैं नहीं सेठ जी एक जगह बैठ गए, सेठ जी मतलब जो एटीट्यूड है उसमें है कि हम बिल्कुल ही बैठ जाएंगे, टोटल सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस तरह का। बिहार संबंधी अजीर्णावस्था में भोजन, तो अभी जो मेरी पेशेंट थी उसके अंदर भी ये हेतु था कि दिन भर मुँह चलाने की आदत, या किसी भी इंसान के अगर आदत होती है मुँह दिन भर चलाने की, मतलब वो खाना खाकर उठेंगे ना, आप देखोगे ब्रेकफास्ट करें चाहे लंच करें चाहे डिनर करें, आधे घंटे बाद वो कुछ ना कुछ तलाश करते फिरेंगे, कभी फ्रिज खोल रहे हैं, कभी किचन में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि बच्चों में सिर्फ आदत होती है, मैंने ओल्ड एज के पेशेंट्स को भी कई सारे लोग को देखा है, उनकी आदत है मुंह चलते रहना चाहिए। तो हालांकि ये सारे पेशेंट्स जो होते हैं अवर सत्व के होते हैं, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए मेजॉरिटी पेशेंट्स को दवाएं दी जाती है। तो अजीर्णावस्था में भोजन विरुद्ध अशन, जो चीज़ जिसके साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे मैं अपनी पेशेंट का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। उस पेशेंट के साथ वो मेजॉरिटी टाइम रात में दही जरूर खाती थी, और भाई चूँकि शी वॉज अ मुस्लिम पेशेंट तो नॉनवेज भी खाती थी, तो नॉनवेज का भी कोई इनके यहाँ रूल तो होता नहीं, मतलब वैसे तो हालांकि हिंदुओं में भी मैंने देखा बहुत सारे लोग रात में चूँकि खाली होते तो रात को नॉनवेज खाते हैं, रात को भारी भारी चीज़ें खाते हैं। फिर अध्यसन करना, मतलब एक खाना नहीं पचा उसके ऊपर दूसरा खा लेना, तो ये जो मुँह चलाने वाले आदत वाले लोग होते हैं, या बहुत सारे लोग के पास प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें तो ऑफिस जाना है, हमें तो ये काम करना है, तो भूख लगे ना लगे खा ले। तो जैसे मेरे इस पेशेंट में भी ये हेतु मिला था कि लंच करती है, डिनर करती है, सब उस टाइम भूख लगा नहीं होता है, क्रोध बहुत करना है, तो ये भी मेरे पेशेंट में हेतु था। क्योंकि अगर कहीं पर भी स्मेल वगैरह ज़्यादा आ रही मीन्स की पित्त की दृष्टि है, पित्त की दृष्टि के बगैर इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती। दिवा स्वाप उस पेशेंट का खुद का मैं आपको बताऊँ, रात के 11 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, और अभी बोल रही बीमार होने पर वरना 7:30-8 बजे उठती थी तो भी दिवाशन में काउंट होगा। क्यों? सूर्योदय के बाद आप सोते हो तो दैट इज़ दिवा स्वाप। और साथ में उस पेशेंट को 2-2.5 घंटे दिन में सोती थी, ग्रेजुएट कर चुकी है, अभी घर पर बैठे है, और रात्रि जागरण है। तो बताया उसने 11 बजे। तो नॉर्मली आजकल मोबाइल की दुनिया इतनी अच्छी हो गई कि लोग देर रात जागरण करते ही हैं। कोशिश करना चाहिए जल्दी सो जाइए। प्रकृति संबंधी में इटसेल्फ आप सुकुमार हो, बॉडी में बहुत जान नहीं है, स्थूल हो, ऑबीज है, सुखी मतलब बिल्कुल बैठे रहना है, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। मिथ्या आहार विहार के व्यस्त, डाइटरी एरर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं, बहुत सारे लोगों का बस खाते रहते हैं। जैसे पेशेंट का ही था कि दही खाना है ना, रात में खाना है, तो ये डाइटरी एरर हो गया। या
उस पेशेंट का था कि हफ्ते में 5 दिन जंक फूड खाना। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं परेशानियाँ। उसी तरीके में मिष्टान्न भोजी कुछ पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मीठा उठा खाने के होते हैं। अचक्रमणशील व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इस तरह के जो लोग संक्षेप में सुकुमार होंगे, आप अपने पेशेंट से इतना थोड़ी पूछ पाओगे, तो आप उससे पूछो कि उसके काम का धाम करने का क्या तरीका है। तो जो लोग सुकुमार होंगे, स्थूल होंगे, सुखी व्यक्तियों में, और व्यायाम और परिश्रम वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करेंगे, मिष्टान्न है, मांस है, विधायी पदार्थों का अधिक सेवन, जो मॉडर्न की जो भी चीज़ें हैं, मतलब मॉडर्न करें, जंक फूड वाली जो भी आजकल बढ़िया चली हैं, पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज़ और भी न जाने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, अधिकतर विधायी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्षार और खूब पड़े होते हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, असमय सेवन करना होता है, क्रोध इत्यादि करना। आजकल के बच्चों में मैं देख रही हूँ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा उनको कुछ ज़्यादा ही चलता है, मतलब इतना आग लगी है जैसे लगता है कि दुनिया जला देंगे। अरे आग लगी, एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है तो आप काम करिए, आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ से पता चलनी चाहिए ना। तो मिथ्या आहार विहार और प्रकृति संबंधी भी, ऋतु के हिसाब से भी कुछ चीज़ें आपको पता है कि दिन के अंत में किस चीज़ का प्रकोप होता है, दिन के मिड में किस चीज़ का होता है, दिन के शुरुआत में, तो सारी मिला जुला करके अन्न का विदाह होगा, उससे संपूर्ण रक्त दुष्टि होगी। क्योंकि भाई जैसा आहार खाएंगे वैसा आहार रस बनेगा, और आहार रस अच्छा नहीं बना तो रस और रक्त कहाँ से अच्छा बन सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ों में फिर दुष्ट रक्त का पाद मूल में संचय। तो अधिकतर आप देखेंगे जो भी आपके पास यूरिक एसिड वाले पेशेंट आते हैं, खास करके गाउट की जिनको प्रॉब्लम है, उनके केस में हमेशा पैरों के अंगूठे वगैरह में या उस जगह पर परेशानियाँ होती हैं। तो त्वचा मांस स्थित वात रक्त उत्तान बोला जाता है, संधि स्थित वात रक्त को गंभीर बोला जाता है। तो ये सारे जो दुष्ट रक्त का वात में संचय रहेगा, स्वकारण से प्रकोपित वात है, दोनों मिला करके वात रक्त को जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक में। तो संप्राप्ति घटक में वात रक्त में याद रखिएगा 2 ही शब्द ही था, तो दोष में वात और रक्त हैं। दुष्य में रक्त, त्वक और मांस दोनों ही, क्योंकि त्वचा में उसका दिखता है और रक्त और मांस तक जाती है दुष्ट की दृष्टि, तो दुष्य मांस होता है। मीन्स यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो, मैं ऐसे बात करूँ तो आप रस पाचक और मांस पाचक भी चलाते हो तो भी वात रक्त में आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अधिष्ठान में आपका रसवा स्रोतस, अब यहीं से देखो रसवा स्रोतस का मूल आपका क्या था, हृदय और 10 धमनियाँ थी। तो पक्का सी बात है अधिकतर ये सब सारे पेशेंट स्ट्रेस के मिलेंगे या आवश्यकता के भी मिलेंगे। अवयव में त्वक मांस संधियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, उनमें पेन हो रहा होता है, सब चीज़ें। फिर इसका प्रसरण जो है, प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है, तो वात रक्त पादमूल या कभी कभी करमूल से प्रारंभ होता है। तो कुछ लोग को पैरों से प्रारंभ होता है, कुछ लोग को हाथ से स्टार्ट होता है, और मूषक विष के समान धीरे धीरे शरीर में फैलता है। अब मूषक विष का जो होता है कि रैट की पॉइजनिंग, तो इसीलिए आप ये समझो कि ऐसे सारे केसेस में कई बार ना वात रक्त वगैरह के केस में पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपको बचपन में किसी जानवर ने काटा था। कई बार कुछ सारे पेशेंट्स के हेतु मिलते हैं कि उसको चूहे ने काटा था, उसको मकड़ी ने काटा था, ये काटा था। चूहे वाला तो लोगों को याद होता है तो लोग बता देते हैं, तो वो सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। पूर्व रूप में क्या होगा, स्वेद बाहुल्य या स्वेदा भाव। तो ये देखो स्वेद बाहुल्य या स्वेदा भाव, आपके कुष्ठ में भी इस तरह की चीज़ें मिलती है। एबनॉर्मल परस्पिरेशन, या तो स्वेटिंग हो रही है या तो बिल्कुल नहीं हो रही है। काशन है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मैंने आपको बताया ना कि आप हमेशा, पक्का सी बात है, उस जगह को देखिए जहाँ पर तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन, कई बार रेडिश कलर होता है। एनेस्थीसिया हो सकता है, वहाँ पर सेंसेशन ही ना हो। क्षति अतिरुक एक्सक्रेटेड पेन और इंजरी, कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, संधि शैथिल्य हो सकता है, आलस्य सदन है, मतलब जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल फटीक सी कंडीशन सी बनी हुई, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, जॉइंट्स में कोई ताकत नहीं है, इस तरह की चीज़ें। पिडकोद्भव मतलब बॉयल्स एंड कैरेबिकल्स भी निकल सकते हैं। हालांकि अभी तक मैंने जो यूरिक एसिड के पेशेंट देखे हैं वैसे वाले नहीं, बट जो मैंने अपने बचपन में कॉलेज में अतर्राम के टाइम में देखा था, जो हमारे पड़ोसी थे उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम थी। शाखाओं एवं संधियों में निस्तोध स्फुरण भेद सुप्ति कंडू, इस तरह की चीज़ होता है। हाइपरस्थेसिया वगैरह की कंडीशन, वो आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा, या पेशेंट को रहता है कि भाई उस जगह पर टच करेंगे तो उसको ज़्यादा सेंसेशन पता चल रहा है। तो दोनों ही कंडीशन है, हो सकता है कि नहीं भी हो और हो सकता है हो भी। ठीक है, संधियों में बार बार सूल, जॉइंट पेन, त्वक बैरोन, मंडलोत्पत्ति, स्किन का कलर चेंज नजर आएगा। तो इसी वजह से आप इसको कुष्ठ से भी समानता में करते हो। तो वात रक्त के 4 भेद होते हैं, वात का, पित्त का, कफ का और एक रक्ताधिक, मतलब किसमें वात ज़्यादा अधिक है। आप मतलब कैसे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे वात रक्त के भी अलग अलग से। फिर एक उत्तान और गंभीर वाला है। फिर लक्षण में, प्रधान लक्षण में तो सूल होगा, पेशेंट वो आपके पास आता ही है पेन की वजह से, क्योंकि पेशेंट को अगर पेन ना हो ना तो कभी ना आए। जैसा अभी यही पेशेंट है जिसको पीरियड के इतने सारे इशू हैं, हालांकि उसको मिनारकी से ही इशू स्टार्ट हो गया था, और 22 साल के पेशेंट है, उसको इतना तक नहीं याद है कि किस एज में मिनारकी स्टार्ट हुई थी, सबसे बड़ी बात है। और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन की परेशानी के साथ में पेशेंट आई है। ठीक है,
तो कोई भी पेशेंट वैसे भी आपके पास पेन की वजह से आता है, तो पेन हो रहा है, स्फुरण हो रहा है, भंजन है, शोथ में रुक्षता है, कृष्णत्व, तो ये सब सारी चीज़ होता है। और वात रक्त के लक्षण घटते बढ़ते रहते हैं। आपको पता है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है तो उस टाइम बढ़ेंगे, या कभी कभी ठंडियों में पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ठीक ठाक सी चीज़ें खा पी रहा है या ऋतु ठीक ठाक से चल रही तो उस वक्त तो वात रक्त की तकलीफ कम होती है। ठीक है। फिर धमनी तथा अंगुलियों की संधियों में संकोच हो जाता है, शरीर जकड़ जाता है, पीड़ा होती है, और शीत चीज़ों से द्वेष रहेगा। तो आप देखोगे मॉडर्न वगैरह वाले इसको क्या कराते हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन वगैरह होते हैं वो बोलते हैं, जैसे लेडीज़ को मान लो अगर हाथ में हुआ तो वो बोलते हैं कि भाई जब भी आप काम करने जा रहे हैं, खास करके ठंडी के मौसम में, तो गर्म पानी से हाथ में सिकाई करिए, तो उससे काफ़ी आराम होगा। और वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है गर्म पानी से अगर आप सिकाई करवाते हो। तो शीत से द्वेष होता है और शीत का रोग पर अनुप से प्रभाव होता है। शरीर में स्तंभ, कंपन तथा सुक्ति की प्रवृत्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लक्षण मिलेंगे। रक्त दुष्टि वाला अगर प्रधान होगा तो अत्यंत पीड़ा में रक्त वर्ण का शोथ होगा। भाई रक्त दुष्टि हो गया तो रक्त के जैसा कलर होगा, चुनचुनाहट होगी, क्योंकि ये जो चिमचिमायन वाली कंडिशन आती है वहाँ पर रक्त दुष्टि जरूरी होती है। स्निग्धता था रुक्ष दोनों तरह की चीज़ों से ये शांत नहीं होगा कि वहाँ से रक्त की दुष्टि होगी इस वजह से। ठीक है। कंडू तथा क्लेद अर्थात स्राव भी हो सकता है। और पित्तानुबंध होगा तो विदाय, सम्मोह, स्वेद, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असुत, पीड़ा, राग, स्वेद, पाक। तो उसमें पाक ज़्यादा होगा, दाह ज़्यादा होगी, अत्यधिक उष्मा होगी। पित्त जितने लक्षण के बाहुल्य होंगे तो पित्तानुबंध होगा। कफाबुल में स्तप्त, गौरव, सुप्त, स्निग्ध, तो शैत्य, कंडू, मंद वेदना। और कफ वाली चीज़ों में पेन कम होगा, और जो उनकी कलरेशन भी रहेगी व्हाइट कलर के आसपास रहेगी, थोड़ी सी कंडू होगी। कफ का मतलब हर जगह होता है, कंडू उंडू जैसा होगा। तो देखोगे बहुत सारे लक्षण आपको स्किन डिसीजेस से मिलेंगे, इसलिए कुष्ठ करते हैं। लेकिन कुष्ठ में पेन नहीं होता, आपको अच्छी तरीके से पता है, और हमारे वात रक्त जी में अच्छे से पेन होता है। तो आचार्य चरक ने वातगत, उत्तान और गंभीर बताया है। तो त्वक मांसगत दो उत्तान वाला है। फिर कंडुदाह, वेदना, तोदा, कुंचन वगैरह, त्वचा में राग मतलब कलर वगैरह जो चेंज रहेगा। और गंभीर वात रक्त में शोथ होगी, स्तब्धता, तीव्र आंतरिक वेदना, शोथ में राग, दाह, स्पृण, पाक की प्रवृत्ति होती है। संधि अस्थि मज्जा स्थित वायु अंगों को टेढ़ा करके कभी कभी खंज या पंगु उत्पन्न कर देता है। अब जैसे मैंने जो पेशेंट देखा था उनके साथ था, वो टोटल द पेशेंट वाज ओनली टोटली बेड रिडन, मीन्स मोस्ट वाली सिंस 10 to 15 ईयर्स। उसके भी पहले का था कि उनकी बेटी की शादी तक वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि बेटी चली जाएगी तो हमारे को कौन खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि पेशेंट टोटली बेड रिडन थी। ठीक है। फिर सापेक्ष निदान में ये है, हाँ ये है कि उनकी बेटी उनके लिए बहुत करती थी। बहुत मुश्किल होता है एक बेड रिडन पेशेंट, वो भी लंबा बेड रिडन पेशेंट को हैंडल कर पाना। ठीक है। तो कुष्ठ और ऐसी व्याधियों में संधिशूल और संधिशोथ वगैरह होता है। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। उसके अलावा इसमें वात और रक्त में, वात और रक्त दोनों अपने अपने कारणों से दूषित होते हैं और उसके हिसाब से डिसीज़ होती है, तो ये आपको पता है। और कई बार क्या होता है, रक्तगत वात को मैंने आप लोग को पढ़े बता रखा है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन को रक्तगत वात कहते हैं, वात रक्त नहीं कहते। वहाँ अलग सिस्टम है, यहाँ पर अलग सिस्टम है। तो कुष्ठ से सिमिलैरिटीज़ में उन्होंने बताया है क्या क्या चीज़ें विषम के समान भी चिकित्सा की जा सकती है, उस तरह की कंडीशन दिखाई दे सकती है। और कई बार जब ज़्यादा मुश्किल होगा तो मिथ्या संक्रामक रोग बताया, कुष्ठ को आपको मालूम ही है। लेकिन आपका ये जो होता है वात रक्त होता है वो संक्रामक नहीं होता है। पर उस तरीके से मान लो कभी किसी को एब्सेस वगैरह फॉर्म हो गया उस जगह, वो वही होगा बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह केस में, तब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो वात रक्त होता है वो इन्फेक्शस नहीं होता है, बट किसी को इंजरी के केस में हो सकता है। नॉर्मली आपका कुष्ठ ही इन्फेक्शस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हालांकि दिखती हैं क्लियर कट, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जहाँ पर बहुत ही मिक्स टाइप का रहेगा तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है। संधिशोथ है, ये सब लक्षण उच्चार रहेंगे, सब आपको पता ही है। यहाँ पर देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस से आपको पता सकता है वात रक्त को, दैट इज वात और रक्त दोष हो गए। दूसरे में रक्त त्वक मांस है, अधिष्ठान में त्वक मांस संधि हो गए तो न्यूरोपैथी बोलते हैं। मीन्स आपके पास मॉडर्न के बहुत सारे पेशेंट है ऐसे भी आते हैं, बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने बोला न्यूरोपैथी हो गया है, मतलब उनके कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम हो गई। तो लेप्रोसी, गाउट तीनों से मिलते जुलते लक्षण है, तो आपको अपना आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। आम वात के केस में आपको पता ही है कि आम वात के केस में रस मेनली दूध से होता है और संधि होता है, तो इसीलिए आम वात को अगर पेशेंट शुरुआत में आ जाए तो ट्रीट करना ज़्यादा आसान होता है दैन इसके वात रक्त के। हालांकि मॉडर्न आयुर्वेद में जो पेशेंट्स आते हैं आमवात वाले भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं, वात रक्त वाले भी। उरस्तंभ में मसल फटी या मायोपैथी वगैरह होती है, तो इसमें मेद है तो मेदोपाचक वगैरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, वो भी इस तरह कोई पेशेंट होते हैं उनको दीजिए। और पहले पूरी हिस्ट्री केस टेकिंग डिटेल करिए तभी पता चलेगा। संधि वात के केस में आप वात शामक चिकित्सा करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी हो रहा है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वहाँ पर चाहे सेलुलाइटिस
सेलुलाइटिस है, तो इन सारे ही केस में कोई भी आइटिस है तो वहाँ पर AKT और सूक्ष्म त्रिफला आप जब चलाते हो, AKT मतलब अमृता गुगलू, कैशोर गुगलू, त्रिफला गुगलू, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर मेरा मानना है कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले, व्याधि प्रतिरोधी चिकित्सा से देने से पहले आप पेशेंट का दीपन पाचन अवलोकन और उसकी डाइट और लाइफस्टाइल करेक्ट करके ये सब दवाएं देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्रोस्टोसिस मतलब साइनोवियल जॉइंट जो है नी के, उसमें प्रॉब्लम आती है। कुष्ठ का आपको पता है, लेप्रासी अदरसिन डिजीज, और बिसर्प में सेलुलाइटिस या एरिसिपिलिस वगैरह, तो सेलुलाइटिस वगैरह के पेशेंट्स आपके पास आते रहते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ पूछा जाता है। इसमें साध्यता असाध्यता देखोगे तो एक दोषज जो होगा साध्य होगा, द्विदोषज यहाँ पे बोला जाता है, और त्रिदोषज और उपद्रवित हो जाएगा तो असाध्य हो जाएगा। जैसे मेरे पास जो मतलब जिस पेशेंट को हमने देखा था उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम थी। निम्नांकित विशेषता वाला अभिवात्रक स्प्रेड अप टू नी, मतलब शुरू हुआ ऊपर से नीचे तक चला गया, क्रैक्ड स्किन हो चुकी है, ब्रोकन स्किन हो चुकी है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग वगैरह वाली कंडीशन असाध्य होती है और यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज क्यों हो रहा है देखने की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड वगैरह इस तरह के केसेस भी कभी काल को मिलते हैं और काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है। निम्नलिखित उपद्रव हो सकते हैं, प्राण क्षय हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ अलग है, वाइटेलिटी, मांस क्षय, मस्कुलर एट्रॉफी, जैसे मेरी वो पेशेंट थी, मतलब जो थी मेरी, क्या मतलब उस वक्त जो मैंने उनको देखा था वाकई उनके अंदर ये सभी चीज़ें थी। इंसोम्निया वगैरह, हम लोग पड़ोसी थे तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछा था, बट मेरे ख्याल से इस तरह की भी चीज़ें थी। रोचक दैट इज़ एनोरेक्सिया, श्वास की तकलीफ होना, टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह उनका था कि ड्रेसिंग वगैरह करने वाला कोई आता था, तो ये जब टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह होती तो ये सब सारी कंडीशन बहुत ही बैड हो जाती है। शिरोग्रह हो रहा है, मूर्छा, फेंटिंग है, इंटॉक्सिफिकेशन, पेन हो रही बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, फीवर वगैरह की कंडीशन इन सब में आ गया तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ट्रेमर्स हैं, कन्वर्जेंस हैं, हाई कफ है, लिम्पिंग, सेलुलाइटिस हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, और क्लॉ हैंड है, तो जो अंगुली वक्रता वाला बात है ये उस पेशेंट में था, उनकी अंगुली वक्रता, पैरों में भी वक्रता, उनके सारी चीज़ें थी, मतलब वो उठकर बैठ भी नहीं सकते थे, उनको एक इंसान बैठाने वाली कंडीशन में था, मतलब कोई दूसरा उनको लगाता था। और चिकित्सा अगर करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, मुस्तादी, यापन बस्ती और बैतरण बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है। पर लंघन, दीपन, पाचन उल्लंघन करके ही बैतरण बस्ती करिएगा। बैतरण बस्ती पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। बैतरण बस्ती के कंटेंट बहुत इजी होते हैं, इसमें इमली का पानी पड़ता है, मतलब चिंचा का होता है, साथ में इसमें आपके पास में गुड़ पड़ता है, और साथ में इसमें आपका गोमूत्र पड़ता है, तो उसकी वजह से शोधन चिकित्सा की तरह काम करती है, मतलब निरूह की तरह एक्चुअली काम करती है, मेरा कहने का मतलब था। तो इसको हमेशा खाली पेट दिया जाता है। कुछ लोग इसमें बैतरण बस्ती में, हालांकि बैतरण बस्ती का कंसेप्ट चक्रपाणी जी ने दिया हुआ है, तो उसमें दशमूल काढ़ा या त्रिफला काढ़ा वगैरह भी ऐड करते हैं। तो बस्ती देने में भी कई बार क्या होता है कि आप देखते हो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हो। मैंने जो बैतरण बस्ती दे रखी है मैंने आमोद के केस में दिया था, और मैंने मेनली चिंचा और गुड़ और ये क्या बोलते हैं आपका गोमूत्र का ही सेवन कराया था, क्योंकि पेशेंट हमारी बहुत मोटी थी, तो इस तरह की उनके साथ प्रॉब्लम थी। अंतः परिमार्जन चिकित्सा में जो आप कराएंगे, रक्त विश्रावण बहुत बढ़िया रिजल्ट लाता है। वहाँ पर भी देख लीजिएगा वात, पित्त, कफ, रक्त के हिसाब से अलग अलग जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे किसी में सिरिंज से कराना है, किसी में जलौका से कराना है, किसी में सूचिका से कराना है। आज की डेट में हालांकि लोग इतना सारा नहीं, एक तो निडल से ही लोग कर देते हैं, अधिकतर 26 नंबर के निडल यूज़ कर लेते हैं, या कुछ लोग जलौका वगैरह यूज़ करते हैं। बट कुछ लोग होता है लाभू या प्रच्छान कर्म वगैरह भी करते हैं, तो उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। या सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि रक्त विश्रावण जहाँ पर भी किया जाता है, रक्त मोक्ष में किया जाता है, तो आम दोष भी निकल जाता है, तो अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। बट कभी भी रक्त मोक्षण कर रहे हैं तो प्रॉपर उसका आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, तब करिए। अदरवाइज आप हल्का सा प्रच्छान कर्म वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं तो सिंपल नेलिंग भी करोगे तो उससे भी रिजल्ट आते हैं। ठीक है। रक्त विश्रावण से पहले स्नेह शोधन कराना है, मृदु विरेचन और बस्ती वगैरह ये सारे समुचित पूर्व कर्म करा लेने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पेशेंट आता है तुरंत रक्त विश्रावण करते हैं, तो ऐसा काम प्लीज़ मत करिए। बार बार मृदु विरेचन और बस्ती कर्म श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें मृदु विरेचन दोगे तो रक्त की भी शुद्धि होगी, पित्त की भी शुद्धि होगी, और बस्ती कर्म करने से वात रक्त में नामी है, तो वातजी दूषित हुए तो वातजी ठीक होंगे। हालांकि आपको पता है कि बस्ती डिपेंड ऑन द दोषास के हिसाब से देते हो, तो वो हर जगह काम करती है, मतलब वात पर भी काम करेगी, पित्त शामक द्रव्यों से करेंगे तो पित्त पर काम करेगी, कफ शामक द्रव्य लेंगे तो कफ पर काम करेगी। उसी तरीके से बहिमार्जन में अभ्यंग है, सेक है, प्रदेह है, लेप है, अन्न स्नेह, सब सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन के हिसाब से आप ऑयल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उत्तान गंभीर की चिकित्सा में बाह्य उत्तान रक्तों में विशेष रूप से आलेप, अभ्यंग, परशेक, उपनाय त्याग किया जाता है। गंभीर रूप में हो गया, पक्का से बात है, अंदर दोष बहुत धातुओं तक जा चुका है, तो उसमें विरेचन कराना पड़ेगा, स्थापन कराना पड़ेगा, स्नेहपान वगैरह कराना पड़ेगा, और साथ में व्रणवत चिकित्सा करने का भी
कई बार व्रण भी बन जाते हैं, जैसे उस पेशेंट को देखा था। मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में मैंने व्रणवत वाला कोई भी पेशेंट वात रक्त का नहीं देखा है। डायबिटीज़ वाले बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के यूरिक एसिड वाले या गाउट वाले या वात रक्त वाले पेशेंट्स नहीं हैं। औषध प्रयोग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट को दाह वगैरह हो रहा है, तो मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आप अपने क्लिनिक पर रखिए। जैसे शतदौत घृत है, किसी के हाथ पैरों में दाह हो रहा है तो भी आप शतदौत घृत लगा सकते हो। किसी को ऐसे जल जुल गया है तो आप शतदौत घृत लगा सकते हो। नॉर्मली स्किन थोड़ी सी रेडिश वगैरह टाइप की हो रही है तो भी आप शतदौत घृत लगा सकते हो। अदरवाइज तिलादी लेप है, शतदौत घृत लेप है, बलादी लेप है, पिंड तैल है। पिंड तैल का रोगाधिकार सुश्रुत जी ने वात रक्त बोला है, तो याद रखिएगा। प्रोपंगाल प्रलेप है, तगरात प्रलेप है, आमलक सिद्ध पुराण घृत भी सुश्रुत ने बोला है। तो ये पूछा जा सकता है कि पिंड तैल सुश्रुत ने कहाँ पर बोला है, या पिंड तैल वात रक्त रोगाधिकार किसने बताया है, तो ये हमारे सुश्रुत जी हैं। एकक द्रव्य में आपकी गुड़ हरित की बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। पिपली वर्धमान प्रयोग है। आमलक सिद्ध पुराण घृत है, त्रिफलादि कल्क है, निम्बादि चूर्ण है। क्यों निम्बादि चूर्ण, जहाँ पर भी क्लेद जैसी ज़्यादा संप्राप्ति रहेगी, बहुत ऑबिस वगैरह पेशेंट को अगर होता है तो आप वहाँ पर निम्बादि चूर्ण दे सकते हैं। उसी तरीके से चुपचिन्यादि चूर्ण देना है। गुड़ची तो सेल्फ है ही, ड्रग ऑफ चॉइस है वात रक्त की, समझो आप। जहाँ पर भी इस तरह की कोई इशू है, एक लंबा आप 2-3 साल भी चला सकते हो, ठीक है। ज़्यादा है दिमाग में 1 महीने चलाकर 15 दिन गैप करा है। हाँ, परहेज आपको पथ्य पालन बहुत कराना पड़ता है। फिर काश्मीरी आदि योग है, शिलाजितु की योग है, गुड़ घृत के प्रयोग है, एरंड स्नेह का प्रयोग। आप कैस्टर ऑयल देखो सेफर साइड है, बहुत रेयर ही होगा कि आपको कहीं मिलेगा कि यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो विरेचन के लिए आप एरंड तेल बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। आरगवद फल मज्जा बहुत बढ़िया, डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट में भी आपको पता है लग्जेटिव के लिए आप यूज़ करते हैं। अश्वत्थ प्रयोग कर सकते हैं, अश्वत्थ मतलब पीपल का यूज हो सकता है। त्रिविध का प्रयोग कर सकते हैं, भृंगराज स्वरस का यूज कर सकते हैं। गुग्गुलू में कैशोर गुग्गुलू में इसका मतलब वात रक्त का रोगाधिकार का है। पुनर्नवा गुग्गुलू, गोक्षुराज गुग्गुलू, जहाँ पर स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा है आप वहाँ पर पुनर्नवा गुग्गुलू दीजिए। आप गोक्षुराज गुग्गुलू भी देंगे तो भी शोथ के केस में बढ़िया रिजल्ट आएगा, मतलब वात रक्त जहाँ पर स्वेलिंग के साथ होगा। क्योंकि गोक्षुर क्या होगा, एक्सेस जो वाटर है बॉडी में वो निकालेगा, तो उससे इसलिए रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से रसाप्र गुग्गुलू है, साथ में अमृता गुग्गुलू, तो हमारी गुरुची जी जिंदाबाद हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा चलता है। घृत प्रयोग में बला घृत भी देखो दिया जा सकता है। पारुषक घृत, पारुषक आपका फ्रूट जो है, जीवनी घृत है, सेल्फ जीवन देता है, वाइटलिटी इसमें जीवनी घृत में जो है द्रव्य सारे, उसके लिए हमारी EST मधु जी प्रेजेंट है ही। फिर श्रावणी आदि घृत है और गुड़ुची घृत है। गुड़ुची तो मैंने आपको बताया ना, ड्रग ऑफ चॉइस ही है। तैल प्रयोग में पिंड तैल है, महापिंड तैल है, मरीचादि तैल है, गुड़ुची तैल है। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंडू वंडू पेशेंट को ज़्यादा हो रहा था, आप वहाँ पर मरीचादि तैल यूज कर सकते हैं। सुकुमारक तेल आप वहाँ पर यूज करिए जहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड टाइप का है, क्योंकि सुकुमारक तेल अगर आपने आभ्यंतर यूज़ कराया तो उससे क्या होगा, पेशेंट का पेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जब भी अनुलोमन अच्छे से हो जाता है तो कोई भी पेन कम हो जाता है। अमृताद्य तेल यूज़ है, महापद्मक तेल यूज़ कर सकते हैं। खुडाक पद्माक तेल, खुडाक वर्ड ही यूज़ कर रहे थे आप इसके लिए। शतपाक मधुपर्णी तेल, मधुयष्ट आदि तेल, क्योंकि संधान करने की वजह से EST को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बला तेल वगैरह है। फिर कषाय प्रयोग में पटोलादि क्वाथ, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, तो ये सब मंजिष्ठा आपको पता ही है कि रक्त पर बहुत रक्त शोधक का काम करता है, इसलिए करते हैं। पटोलादि क्वाथ जो है मोस्ट वाली आपका रक्त पाचक है, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। रक्त की दृष्टि ठीक होगी तो ये सब चीज़ होगी। इसी तरह से हरित की आप यूज़ कर सकते हैं। हरित की भी वहाँ यूज़ करिए जहाँ पर क्लेद की संप्राप्ति ज़्यादा हो, ठीक है। कोकिलादि क्वाथ के केस में भी तशामक ही है। आसव अरिष्ट में आपके पास सारीवदा अरिष्ट है, क्योंकि पेशेंट अधिकतर अवर्षत्व के हैं। सारीदेशव है, मंजिष्ठा अरिष्ट वगैरह है, चंदनासव वगैरह, तो जहाँ पर दाह पाक ज़्यादा फील हो रहा है आप वहाँ पर चंदनासव वगैरह या मंजिष्ठा अरिष्ट वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। चंदन जो है तो वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट वाला होता है। सौषध में सर्वेसर रस यूज़ कर सकते हैं, रसमाणिक यूज कर सकते हैं। जहाँ पर लग रहा है स्किन में ज़्यादा तकलीफ हो रही है आप वहाँ रसमाणिक यूज करिए, या पेशेंट का बॉल बहुत हीन हो गया तो शिलाजितु यूज़ करिए। पंचामृत रस यूज़ कर सकते हैं। प्रवाल पंचामृत सिर्फ रस और रक्त दोनों पर काम करेगा। वात्य रक्तांतक रस है। रसाप्र गुग्गुलू है। चंद्रकला रस है। देख लीजिए जैसी संप्राप्ति हो, कफ ज़्यादा नहीं, पित्त में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आरोग्यवर्धनी हमारी है ही भाई, बहुत बढ़िया सा आरोग्य का वर्धन करती है, तो इसमें कुटकी भी पड़ी है, इसमें आपके पास में और भी बहुत सारी औषधियाँ भी पड़ी हुई जैसे, तो काफ़ी बढ़िया काम करता है। लीवर पर सेल्फ आरोग्यवर्धनी का आपको पता ही काम करती है, इसलिए वो सोचकर चलाते हैं। अनुपान आप देख लीजिएगा कि आपको कैसी ज़रूरत है, कि अब वात रक्त का आपका मरीज मोटा है, कि स्किन का ज़्यादा इशू है, कि क्या है, तो उसके हिसाब से अनुपान बदल करके भी दे सकते हैं। पथ्य में दुग्ध भात का आहार उचित है। हमेशा पेशेंट को भूख लगने पर खाएगा, और वो नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ चावल और खा रहा, वो सब काम नहीं करेगा। व्यायाम है, मैथुन है, क्रोध है, उष्ण अम्ल लवण भोजन, दिवा स्वप्न, अभिसंधि, मृच्छान तथा
अधिक प्रोटीन युक्त आहार अपथ्य है। और आजकल देखो जो देखो तो बैठ कर के प्रोटीन की डाइट खाने के पीछे लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको प्रोटीन की, हालांकि मॉडर्न वाले भी यूरिक एसिड आ जाता है तो प्रोटीन की डाइट को मना करते हैं, लेकिन पहले ही खा पी कर आ जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसी तरीके से इसीलिए मैंने आज यूट्यूब पर वो डाल दिया है अपना मतलब अष्टांग हृदय का, कि वात किन वजहों से प्रकोप होता है या पित्त किन वजहों से या कफ किन वजहों से। तो वो आपका पहला जो चैप्टर अष्टांग हृदय का निदान स्थान है, तो उसमें यही दिखाया है, क्योंकि वात पित्त कफ के प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन करेंगे वो कुपित हो जाएंगे, फिर बीमारियों का घर बनेंगे, इसलिए मैंने डाला हुआ है। फिर व्यवस्था पत्र की बात करोगे तो निदान परिवर्जन हमारे यहाँ संक्षिप्त प्रक्रिया होगा निदान परिवर्जन में, वो कराना है तो उचित आहार विहार विश्राम वगैरह कराएंगे। भाई बहुत पेशेंट को कंडीशन पेन हो रही है, उसकी बहुत कंडीशन खराब है, तो पक्का सी बात है स्थानिक प्रयोग में व्यंग सेक, प्रदेह लेप, अन्न लेप जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से करा सकते हैं। संशोधन में विरेचन बस्ती दोनों कर, और रक्तमोक्षण आपने देखा ही। चौपचिन्यादि चूर्ण जो है 5 ग्राम की मात्रा में इन्होंने दे रखा, 2 मात्रा प्रातः सायं। आप पेशेंट की अग्नि या बल को देख करके डिसाइड कर लीजिए। कैशोर गुगुलू है 2 बटी TTS डोज में चला दीजिए, 2 बटी, ठीक है। आरोग्य वर्धनी 1 ग्राम की मात्रा में भी चला सकते हैं। 500 मिलीग्राम पेशेंट की अग्नि और बल के हिसाब से चलाइए। वेट वगैरह सब सारी चीज़ें कंसिडर कर लीजिए। सर ने भले ऐसे लिखा है कि 1 ग्राम की मात्रा रात्र में सो होते हैं समय, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके भी चला सकते हैं, आप इसको 1/4 करके भी चला सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। मंजिस्टार भी रेस्ट करेंगे। मंजिस्टार रेस्ट आपको पता है कि रक्त पर बहुत बढ़िया काम करता है। पटोलादिक्वाथ भी जो हमारे रक्त पर बहुत बढ़िया काम करता है। वात रक्तांतर रस है, प्रवाल पंचामृत है, श्रृंग भस्म है। श्रृंग भस्म जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है रक्त वगैरह पर, ठीक है। प्राणवश रोतस पर भी बहुत बढ़िया काम करती है, हृदय पर बहुत बढ़िया काम करती है। पिंड तेल का स्थानिक प्रयोग करा सकते हैं, मतलब लोकल एप्लीकेशन कराइए। और लक्षण और उपद्रव जिस हिसाब से हैं आप पेशेंट की उस हिसाब से चिकित्सा करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे आयुर्वेद में लक्षण और उपद्रव नहीं देखते हैं, लक्षण और उपद्रव देखकर यहाँ पर भी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए किसी के कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी। बच्चा पार्टी।